फ्लेक्सिबल हूँ। हाँ, आयुष तुम जाओ, सुरांकन तुम जाओ, जाओ, नहीं लगेगा एसी का ठंड, ठीक है ना? नहीं गर्म लगता है ना, तू जा, मैं अभी ऐसे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पे थे? वेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे ना? नहीं, वेक्टर एडिशन पे ही तो बातचीत चल रही थी ना हम लोग की, ठीक है? वेक्टर एडिशन का आइडिया लग गया होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि तुम लोग को आइडिया तो जरूर ही लगा होगा वेक्टर एडिशन का। नहीं, चलो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, दो वेक्टर कोलिनियर होता है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? अगर दो कोलिनियर है उस पे आ जा, या उधर चला जा, क्या उस पे अनुष्का के बगल बैठ। कौन? कोई मुझे बुला रहे हो भाई? एनीवन? कौन बोल रहे हो? हाँ, आवाज तुम्हारी है लेकिन तुम क्या बोल रहे हो ये पता नहीं चल रहा। सर, मेरी आवाज मिल रही है ना? बस ये अच्छी बात है कि मेरी आवाज मिल रही है, ठीक है। हाँ, तुम्हारी आवाज थोड़ी पढ़ाएंगे आप? मैंने एक्चुअल में वेक्टर एडिशन सिखाया है प्रीवियस क्लास में। क्या कल तुम एब्सेंट थे? सर मैं अभी घूमा कल। आज तुम ऐसा करो कि मुझे, पढ़ाएंगे? कौन है भाई? सर अभिषेक कितना बजे तक? अभिषेक तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी मैंने क्लास स्टार्ट किया है, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। कल तो तुम थे क्लास में भाई, कल वो था ना क्लास में, उधर बैठा हुआ। आज कितना तक पढ़ाएंगे आप? सर वो बोल रहे हैं आज आप कितना तक पढ़ाएंगे? वो पता नहीं, 2 घंटे में कहाँ तक जाएगा कुछ भी आइडिया नहीं होता। ठीक, वेक्टर एडिशन कल वो क्लास में था उसको। सर वो बोला ओके सर। ओके सर, अच्छा ठीक है, थैंक यू अभिषेक। ट्रांसलेट करना पड़ता है उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग वेक्टर एडिशन पे बात कर रहे थे। वेक्टर एडिशन तुम लोग सीख चुके हो, आइडिया तो लग गया ना? फिगर देख के आइडिया तो लगा लोगे। तो हम लोग सीधा भाई, तू म्यूट कर अपने आप को, तू डिस्टर्ब कर रहा है, बस आवाज नहीं आ रही सर वो पूछ रहे क्या वो क्लास के बाद कॉल कर सकता है? हाँ कर लेना कॉल, लेकिन क्लास के तुरंत बाद नहीं, 9 बजे के आसपास कॉल करोगे, ठीक ना? यस सर। ठीक है। तो पड़ोसी यहाँ से बोल रहा है मुझे, 4 मिनट वो लेके बैठा है मेरा। ठीक है, चलो हम लोग आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सिंपल सा है। हाँ, यहां से स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन आज का। एक ट्रायंगल है, यहां पे देखना, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक ना? एक लाइन, एक सेवियन मैंने ड्रॉ किया। सेवियन समझते हो? किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम सेवियन बोलते हैं। मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो मेडियन बन गया, एंगल बाइसेक्टर रहा तो एंगल बाइसेक्टर, ये सब सेवियन ही है। ये पॉइंट चलो डी है, ठीक है ना? तुमको इन्फॉर्म किया गया है कि बी डी बाई सी डी जो है ये एक्चुअल में एम बाई एन है, ठीक है? देन ऐसे लिखो, सो डैट AD vector is equal to m times AC vector plus n times AB vector divided by m plus n। ये शो करना है हम लोग। ये सेक्शन फॉर्मूला टाइप का है, BD बाई CD m is to n, दैट इज m इधर है, n इधर है। m इस वाले वेक्टर से AC वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, n इस वाले AB वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो ना? और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला टाइप की फीलिंग्स दे रहा है ना? क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस पे बात करते हैं। क्या सब लोगों ने नोट कर लिया है? इसको स्टार मार्क कर दो, इसको स्टार मार्क करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एडी वेक्टर अगर हमको निकालना हो, एडी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, ठीक है ना? ये दिख रहा है,
ए बी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर और ए सी वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर। देख रहे हो इन तीनों वेक्टर को देखो, इन तीनों वेक्टर का जो टेल है वो सेमी पॉइंट पे है, और जब हमने इन तीनों वेक्टर के टेल को सेम पॉइंट पे रखा है तो इन तीनों वेक्टर का हेड जो है वो कोलिनियर है। ये दिख रहा है ना, एक ही लाइन सेगमेंट पे है। क्लियर? यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एडी वेक्टर मेरे टारगेट में है। क्लियर है? और रेशियो किसके बारे में दिया हुआ है? बीडी और सीडी के बारे में दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो तुम बीडी वेक्टर सीडी वेक्टर को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो एज ए कोलिनियर वेक्टर। नहीं, बीडी वेक्टर और सीडी वेक्टर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है कि नहीं है? क्लियर है? लेकिन हमको बीडी वेक्टर सीडी वेक्टर चाहिए नहीं, हमको कौन चाहिए? एडी वेक्टर चाहिए, एबी वेक्टर चाहिए, और कौन चाहिए? एसी वेक्टर चाहिए। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूँ इसको। एक्चुअल में मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं अगर इस वाले एसी वेक्टर को और इस वाले सीडी वेक्टर को बनाऊं तो इन दोनों का सम एडी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखते जाना। क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे को? तू ऐसे दबा के बैठा है, दर्द दे रहा है? सोच, तू ऐसे दबाने से ऐसे मतलब ज्यादा बेटर सोच पाते हैं क्या हम लोग? अच्छा ठीक, सब दबा के वैसे सोचना घर में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ कि एडी वेक्टर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? एसी वेक्टर प्लस सीडी वेक्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं ना? ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद एबी वेक्टर और एडी वेक्टर को मैं कनेक्ट करना चाहूं तो इधर से कनेक्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं कि एडी वेक्टर इज इक्वल टू एबी वेक्टर प्लस बीडी वेक्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस वन इज इक्वेशन 2। हमको किस में रिलेशन चाहिए? हमको एडी एबी और एसी में चाहिए रिलेशन। मतलब इन दोनों को यूज करके हमको किसको यहाँ से भगाना है? कॉमन सेंस लगा, बीडी और सीडी को यहाँ से भगाना है। कैसे हम बीडी और सीडी को भगा सकते हैं? इन दोनों वेक्टर को, बीडी वेक्टर और सीडी वेक्टर को कैसे हम भगाएंगे बताओ मुझे। तो बीडी वेक्टर और सीडी वेक्टर ये दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर है? कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर है ना, ये दिख रहा है ना, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ही है, या फिर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल भी होता। अगर दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं तो एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर का सम स्केलर टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस या नो? अब यहाँ पे देखना, अगर मैं चाहूं तो बीडी वेक्टर को सीडी वेक्टर के साथ रिलेट कर सकता हूं कि बीडी वेक्टर जो होने वाला है वो लैम्डा टाइम्स सीडी वेक्टर हो जाएगा। यस या नो? नहीं, क्योंकि हमको बीडी और सीडी को तो यहाँ से भगाना है, बीडी वेक्टर और सीडी वेक्टर को, तो अल्टीमेटली हमको एडी वेक्टर एसी वेक्टर एबी वेक्टर में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है ना? अब ये लैम्डा क्या होगा? ठीक है, हमने बीडी वेक्टर सीडी वेक्टर को भगाने का व्यवस्था कर दिया, लेकिन अब ये लैम्डा टांग अड़ा के खड़ा है। बताओ लैम्डा क्या होने वाला है? m by n होगा सच में, या माइनस m by n होगा? दोनों वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, बीडी वेक्टर सीडी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब लैम्डा एक स्केलर होगा, वो भी कैसा स्केलर? नेगेटिव स्केलर। बात समझ में आ गई? यस या नो? नहीं। अब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? तो हमको पता है कि लैम्डा का जो मॉडुलस होगा वो एक्चुअल में बीडी वेक्टर का मॉडुलस और सीडी वेक्टर के मॉडुलस के रेशियो में जाएगा। यस या नो? दैट इज ये बीडी बाई सीडी वाले में जाने वाला। बीडी बाई सीडी क्या लिखा हुआ है? m बाई n। इसका मतलब लैम्डा जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस m बाई n होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यहां से हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं बीडी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m बाई n इंटू सीडी वेक्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां से हम लिख सकते हैं n बीडी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m सीडी वेक्टर, या हम चाहे तो इसको ऐसे लिख दें, इतना प्लस m सीडी वेक्टर इज 0। इसको मैं 3 पकड़ लूं। अब 1 2 3 को यूज करके तुम बीडी वेक्टर और सीडी वेक्टर को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करोगे? फ्रॉम 2 एंड 3। इसको अगर हम देखें यहां से 1 से तुम सीडी वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? एडी वेक्टर माइनस एसी वेक्टर, यही मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे तुम क्या करो, n टाइम्स, और बीडी वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? एडी वेक्टर माइनस एबी वेक्टर। तो n टाइम्स एडी वेक्टर माइनस एबी वेक्टर, ठीक है, मैंने बीडी वेक्टर को रिप्लेस किया है, प्लस m टाइम्स सीडी वेक्टर को रिप्लेस करेंगे किससे? एडी वेक्टर माइनस एसी वेक्टर से। दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। किसी को कोई प्रॉब्लम इस बात से? नहीं ना? अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट रिमूव कर रहा हूं तो n प्लस m एडी वेक्टर दिखेगा तुम लोगों को? यस या नो? दिखेगा ना? और साथ में दिखेगा माइनस n एबी वेक्टर माइनस m एसी वेक्टर। एक बार उठा के मैं उधर रख दूं, कर लोगे कैलकुलेशन आगे?
सब लोग कर लोगे, हाँ। ऑटोबोट्स तुम लोग भी कर लोगे ना। हाँ तो एन एबी वेक्टर प्लस एम एसी वेक्टर। अब यहां देखना, अगर मैं एडी वेक्टर तुमसे पूछूं तो तुम क्या करोगे, दोनों तरफ एम प्लस एन से डिवाइड कर दोगे। दैट इज एन एबी वेक्टर प्लस एम एसी वेक्टर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये हमारा एडी वेक्टर आने वाला है, यही तो हमको प्रूफ करना। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्वेश्चन टफ नहीं था। पहली बार हम लोग सीधे हाथ से नहीं ऐड कर पाए, 2 + 3 ऐसे 5 नहीं हुआ है, अजीब ढंग से ऐड होता है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से, हाँ सर। आगे बढ़ूं। हाँ सर। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, कुछ वेक्टर जो होता है उसको हम कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे 3 वेक्टर, यहाँ पे ये 3 वेक्टर एबी वेक्टर, एडी वेक्टर, एसी वेक्टर जो है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल मतलब समझ रहे हो, जिसका इनिशियल पॉइंट जहाँ बिगिनिंग पॉइंट टेल जो है वो एक ही पॉइंट पे रखा हो, ठीक है ना। कभी कभी एक टर्म देखने को मिले, मतलब अभी भी अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन दिख जाए कि 3 वेक्टर है जिसका टेल एक ही जगह पे कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है ना, और उसका हेड जो है वो कोलिनियर दिख रहा हो, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे है, हेड जो है वो सेम ही स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, सेम ही स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर इस वाले लाइन सेगमेंट और इस वाले लाइन सेगमेंट का तुमको रेशियो पता है, दैट इज इफ ये रेशियो m/n में जा रहा है, और सपोज दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर एंड दिस वन इज सपोज आर वेक्टर, तो आर वेक्टर जो तुम लिखोगे वो लिखोगे तो यहाँ इधर m से तुम b वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, प्लस n से तुम a वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड बाई नीचे क्या डालोगे, m प्लस n। ये जस्ट सेक्शन फॉर्मूला की तरह है, आगे चल के हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे बात करेंगे वेक्टर में, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला जो तुम क्लास 10th में पढ़ते हो बड़े काम का होता है। वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला यूज, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, आगे सेक्शन यूज होगा, सब आते रहेगी चीजें। मैं आगे बढ़ूं यहाँ से, ऐसे आनो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकता हूँ। तुम लोग टेंशन में तो नहीं हो? हाँ सर। नहीं होना टेंशन में, हाँ। नहीं ना। एक ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, एक ऐसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी है, और सपोज ए बी सी ए डी इज मीडियन। देखो भाई मैं इतना बुरा लिखता नहीं हूँ, सिर्फ यही एक बोर्ड है जिसपे मैं इतना बुरा लिखता हूँ, ठीक है ना। समझ में नहीं आता किधर से लिखूं, इधर से लिखूं तो भी बुरा, इधर से लिखूं तो भी बुरा। नहीं, ये जो है ये मीडियन है। तो एडी वेक्टर जो होगा दैट इज एडी वेक्टर, एडी वेक्टर एक्चुअल में ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बाई 2 होने वाला है, ठीक है। एडी वेक्टर तुम यहां से देख सकते हो, दिस वन इज एडी वेक्टर, दिस वन इज एबी वेक्टर, दिस वन इज एसी वेक्टर। डी इज मिड पॉइंट, दैट इज बीडी और सीडी का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बोला है एडी इज मीडियन, दैट इज ये रेशियो किस में जा रहा है, 1:1 में जा रहा है। 1 into AB वेक्टर प्लस 1 into AC वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 + 1, दैट इज AD वेक्टर जो होगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बाय 2 होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे आनो, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इन दोनों का रेशियो मिल जाता, हमको मिलता कि नहीं मिलता? प्लीज कंफर्म करो। नहीं, आगे बढ़ सकता हूं मैं यहाँ से, बढ़ू मैं आगे यहाँ से, सच में बढ़ जाऊं, नहीं बढ़ू मैं आगे यहाँ से? हाँ नहीं हाँ नहीं, सर। टेंशन में है, ये मैं समझ गया तू टेंशन में है भाई, सर आगे बढ़ी। ठीक है ना। एक और एग्जांपल, चलो एंगल बाइसेक्टर की भी बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पे मैं ए डी की बात करता, ये इंफॉर्मेशन होता, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है ना। तो वैसे सिचुएशन में अगर कोई तुमसे बोलता ये लेंथ सपोज अपना होता कुछ क्या लिखूं मैं इसको, ये लेंथ सपोज x होता, ठीक है ना। ए बी का लेंथ तुमको x दिया होता, ए सी का लेंथ सपोज तुमको y पता होता। ऐसे अगर ये वेक्टर पकड़ोगे तो इसका मैग्नीट्यूड है ये, बात समझ में आ रही है। तो कोई तुमसे पूछता कि बताना एडी वेक्टर क्या होगा, एडी वेक्टर, एडी वेक्टर कोई तुमसे पूछेगा तो तुम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के बोल सकते हो कि BD बाई CD का जो रेशियो जाएगा वो x/y जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एग्री करते हो इस बात से? करते हो या नहीं करते हो? नहीं,
यहाँ पे मैं लिख सकता हूं बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, BD बाई CD अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बोलूंगा कि AB बाई AC विच इज X बाई Y। प्लीज कंफर्म करोगे, यस या नो, दिस वन इज X, दिस वन इज Y, तब मिलके कंफर्म करो, हैंड राइटिंग के पीछे मत भागो। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो एडी वेक्टर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एडी वेक्टर इज इक्वल टू X टाइम्स AC वेक्टर प्लस Y टाइम्स AB वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है X प्लस वाई। अगर तुम X Y को लिखना ही चाहते तो तुम लिखते AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू AC वेक्टर प्लस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू AB वेक्टर डिवाइडेड बाई AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना, क्लियर है, बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, आ रही है ना, सच में आ रही है। हाँ ठीक है, मैं आगे बढ़ूं यहां से, वाह, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं बढ़ने दोगे, पकड़ लिया इसने, बढ़ने नहीं देगा मुझे ये, सच में बात है। जैसे एक चीज ऐसे ही मजाक में मैं बोल रहा हूं, तुमको दो वेक्टर दे दे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और तुमको जरूरत पड़ जाए एक यूनिट वेक्टर की जो इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग का हो, जरूरत पड़ जाए उस वेक्टर की, तुम कैसे अप्रोच करोगे इसको, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके, ये इस दोनों को जोड़ के अगर तुम ये वाला वेक्टर लिखना चाहो तो ये वेक्टर लिख सकते हो, यस या नो। नहीं, ये वेक्टर तुम कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे इसको ये वाला वेक्टर, इफ दिस वेक्टर इज आर वेक्टर देन आर वेक्टर को तुम लिखोगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यस या नो, बात समझ में आ रही है। हमको आर वेक्टर नहीं चाहिए, हमको आर कैप चाहिए, तो आर कैप के लिए तुम क्या करोगे, आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से दैट इज इसके मॉडुलस से तुम क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यस या नो, मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से, सच में आगे बढ़ जाऊं। हाँ ठीक है, थैंक यू अभिषेक, पूरा साल अभिषेक ने मेरी कितनी मदद की है ना, तुम लोग को अंदाजा नहीं, उसकी आवाज सुन सुन के मैंने क्लास लिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या, हाँ कौन बुला रहे हो भाई, कोई कुछ बोल रहा है मुझसे, यस या नो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, जी सेंट्रॉइड, जी सेंट्रॉइड है, लिखना है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी जी इज centroid, then so that first AG vector plus BG vector plus CG vector is equal to 0. Second, GA vector plus GB vector plus GC vector is equal to 0. अगर सेकेंड वाले को देखो तो वो फर्स्ट वाला ही लिखा हुआ है माइनस टाइम करके, और कुछ नहीं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे दिया है। जी अगर सेंट्रॉइड है तो ये तीनों वेक्टर एजी वेक्टर, बीजी वेक्टर और सीजी वेक्टर जो होगा वो ऐड होके एक्चुअल में क्या देगा, 0 देगा। इसको लिखो मेमोराइज, ये याद होना चाहिए तुमको, मेमोराइज करना है, इसको स्टार मार्क करो, ये याद करो, ठीक है क्या, हाँ बोलो बोलो, हाँ तो बताओगे तब ना, ऐसे कैसे बोल दें कि एजी वेक्टर और बीजी वेक्टर और सीजी वेक्टर क्लोज्ड फिगर बनाएगा, दिखाओ कि अगर हम इनको हेड टू टेल अरेंज करते हैं तो ये सच में क्लोज फिगर बनाता है। अच्छी बात है, तो तुमने ये सोचा कि अगर एजी वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर प्लस सीजी वेक्टर ऐड होके 0 हो रहा है, इसका मतलब अगर इन तीनों वेक्टर को हेड टू टेल अरेंजमेंट में रखा जाए तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड एक दूसरे पे क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, नहीं अनुष्का, यस या नो, अनीसा समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसे मैं कैसे बोल दूं, तीन वेक्टर स्पेस में रैंडमली ऐसे उड़ा हुआ है और मैं बोल रहा हूं कि उसका सम 0 होगा, तो कम से कम ये दिखाओगे ना कि अगर उसको हेड टू टेल अरेंज करेंगे तो सच में कोई ज्योमेट्री दोगे तभी ना। हाँ
टोटल एंगल 360 से नहीं होता ना। क्या ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? पूरी जिंदगी लगा दो, ये कभी हेड टू टेल अरेंजमेंट में होगा ही नहीं 0। समझ रहे हो ना? टोटल एंगल 360। ऐसे आनो और लंबा कर दूं इसको, इधर और लंबा कर दूं, उस वाले क्लासरूम में ले जाऊं? नहीं ना, चोट लग जाएगी ना उधर वाले स्टूडेंट की, स्टूडेंट को, सॉरी, लग जाएगा ना चोट वहां पे, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं बोल देंगे ना, ये तुमको दिखाना पड़ेगा कि सच में ऐसा हो रहा है। ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करो, 2 मिनट, सोचो सोचो। हाँ। हम्म। हम्म। सच में पागल हो गया है तू? वेल डन, सही बोल रहा है वो। चलो इस वाले को हम लोग सॉल्व करें। चलो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना। हाँ, ये अच्छी बात है कि तुम लोग को दिखा कि 3 वेक्टर का सम 0 आ रहा है, मतलब वो एक एंगल फॉर्म करने के प्लान में, हेड टू टेल अरेंजमेंट में, ठीक है ना? लेकिन वो दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो, मैं फिर से इस फिगर को रीड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है? अब चलो मैं एक मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेंट्रॉइड है, सपोज दिस पॉइंट इज डी। हम बीजी वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? हम इसको हेड टू टेल अरेंज करने की बात करते हैं, ठीक है? ये अपना जो हो जाएगा, ये अपना सीजी वेक्टर होगा, जो भी हो, हमको उससे भी कुछ लेना देना नहीं। और ये अपना जो हो जाएगा एजी वेक्टर हो जाएगा। अब बताना कि सेंट्रॉइड किसी मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है, ये तो सब लोगों को पता है। अगर ये 2:1 के रेशियो में बांटता है, मतलब एजी का लेंथ अगर 2 यूनिट है, तो जीडी का लेंथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या दिखेगा? 1 यूनिट दिखेगा, यही ना? क्लियर है? हाँ। अच्छा, ये एजी और जीडी ये तो एक ही लाइन के 2 पार्ट है ना, एक ही लाइन सेगमेंट के। तो मैं जीडी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं अप टू ई तक, सच दैट डीई और जीडी जो हो लेंथ में इक्वल हो। अगर डी जीडी और डी लेंथ में इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब जी का जो लेंथ होगा वो एजी के लेंथ के इक्वल होने वाला है। यस या नो? नहीं, दैट इज एजी जो होने वाला है जी के लेंथ के इक्वल होने वाला है। ये दिख रहा है सर? है ना? नहीं, मतलब नहीं यहां सर। से हम ये बोल सकते हैं कि एजी वेक्टर और जी वेक्टर जो होने वाला है, ये दोनों कैसा वेक्टर होने वाला है? इक्वल वेक्टर होने वाला है। क्यों? कोलिनियर तो है, सेम ही डायरेक्शन है, लेंथ भी दोनों का सेम है। इसका मतलब मैं सीधा ये बोल सकता हूं कि एजी वेक्टर इज इक्वल टू जीई वेक्टर। मतलब जी वेक्टर को मैं एजी वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ, एजी वेक्टर को मैं जी वेक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस बात से? नहीं ना? नहीं। अब एक चीज देखना, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये दिख रहा है? एंड ये वाला लेंथ जीडी इज इक्वल टू डी। बात समझ में आ रही है? तो बीसी और जी दो ऐसे लाइन सेगमेंट हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करें, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल बी जी सी ई जो होने वाला है, ये पैरेललोग्राम होगा। क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आ रही है? अगर ये एक पैरेललोग्राम होगा, क्यों यहां पे मैं लिख देता हूं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं ना? नहीं। अगर ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये जीसी और बी एक्चुअल में पैरेलल है और लेंथ में इक्वल है ना? लेंथ में इक्वल। तो अगर मैं बी में यहां पे एरो हेड डाल देता हूं, तो बी वेक्टर और सीजी वेक्टर ये दोनों इक्वल वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे? यस या नो? क्योंकि सीजी का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा और बी का जो लाइन ऑफ एक्शन, ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है। सीजी का जो लेंथ है और बी का जो लेंथ है वो इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यस या नो? और सीजी का जो डायरेक्शन है और ईबी का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सीजी वेक्टर जो होने वाला है वो इक्वल टू ईबी वेक्टर होने वाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं। जी वेक्टर जो होगा वो एजी वेक्टर होने वाला है। अब थोड़ा सा इस फिगर को देखो बच्चों, इस वाले को। यहां तुमको दिख रहा है 3 वेक्टर हेड टू टेल स्टाइल में अरेंज हो रहा है। कौन वेक्टर? बीजी वेक्टर, जी वेक्टर एंड ईबी वेक्टर हेड टू टेल स्टाइल में अरेंज हुआ है ना? यस या नो? हाँ। और ये अरेंज होके एक क्लोज फिगर बना रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि बीजी वेक्टर और जी वेक्टर और
ईवी वेक्टर ये आपस में ऐड होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, यहां से एजी वेक्टर और जी वेक्टर इक्वल है, तो मैं जी वेक्टर को एजी वेक्टर से रिप्लेस करूं, और सीजी वेक्टर और ईवी वेक्टर इक्वल है, तो ईवी वेक्टर को मैं सीजी वेक्टर से रिप्लेस कर दूं, तो ये तुमको दिख रहा है कि बीजी वेक्टर प्लस एजी वेक्टर प्लस सीजी वेक्टर जो होगा वो ऐड होके क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? समझ रहे हो ना? क्या भाई, एजी वेक्टर, एजी का लेंथ कितना है, 2 यूनिट है, एज्यूम कर लो 2 के टाइप है, तो जीडी का लेंथ कितना होगा, के होगा, क्योंकि 2:1। उतना ही मैंने आगे बढ़ाया है डी को, तो जीडी जी का जो लेंथ होगा वो एजी के लेंथ के इक्वल है ना। अब यहाँ पे एजी और जी एक ही लाइन सेगमेंट के पार्ट हैं, इसका मतलब ये दोनों तीनों पॉइंट ए जी और ई कोलिनियर है। ठीक है, जी पे मैंने एरो हेड मार्क किया, ई पे मैंने एरो हेड मार्क किया, तो जीई और एजी का डायरेक्शन भी तुमको सेम दिख रहा है। दो वेक्टर जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, सेम ही डायरेक्शन में हो, सेम ही मैग्नीट्यूड का, अल्टीमेटली दोनों वेक्टर क्या वेक्टर कहलाएगा, आइडेंटिकल वेक्टर या इक्वल वेक्टर कहलाएगा। इक्वल वेक्टर अगर तुमको जानना है तो कैसे, मैंने समझाया था ना कि स्पेस में दो वेक्टर है, उसको अगर चेक करना है कि इक्वल वेक्टर है तो उसके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल करो और एक वेक्टर को लाके दूसरे वेक्टर पे कॉन्साइड करवाओ। दोनों का टेल अगर तुम कॉन्साइड करवाते हो और हेड टू हेड भी कॉन्साइड करते हैं, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। मैं इक्वल होने का क्या मतलब है, एक दूसरे को कंप्लीट ओवरलैप कर लेना, नहीं कंप्लीट ओवरलैप किया तो इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस या नो? मैं आगे बढ़ू यहाँ से? ये समझ में आ चुका है, आया है या नहीं आया? हाँ भाई। सर मुझे बस वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया कि सर बी डी इज इक्वल टू सी डी कैसे हुआ। क्या? सर बी डी और सी डी इक्वली बाइसेक्ट होते हैं सर, ये कैसे? क्योंकि जी सेंट्रॉइड है तो एजी को आगे बढ़ाएंगे तो एडी तो मीडियन होगा ना। यस या नो? तो हाँ सर। एडी इज मीडियन। क्यों? किसी भी वर्टेक्स से सेंट्रॉइड को ज्वाइन कर मीडियन ही होगा ना, ये तो पता है ना। मैं आगे बढ़ू, समझ में आया है या नहीं समझ में हाँ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग से बुकलेट से मैंने वो क्वेश्चन लिया है, डराऊं या ना डराऊं, डरा देता हूँ थोड़ा सा। बुकलेट से वो क्वेश्चन है, इफ यस इज सरकम सेंटर, कोई सरकम सेंटर रखो, यस ओ, नहीं ऐसे लिखो, इफ ओ इज सरकम सेंटर, मैं चेंज कर रहा हूं इसको, और एंड एच इज ऑर्थो सेंटर, एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। एंड क्या, हाँ, एंड ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ओ एच वेक्टर, ठीक है ना। देन फाइंड लैम्बडा। देखो तुम्हारे वेक्टर फिजिक्स वाले से एकदम साइड पकड़ लिया ना, अब फिजिक्स जैसी फीलिंग्स नहीं आ रही ना, वेक्टर वेक्टर एकदम बदल सा गया है, कुछ भी नहीं फील होने दे रहा है। तो ज्योमेट्री फीलिंग आ रहा है, क्या फीलिंग्स आ रही है? ज्योमेट्री का फीलिंग्स आ रहा है। ज्योमेट्री की, हाँ ज्योमेट्री की, अभी जब तक एडिशन चल रहा है ज्योमेट्री की फीलिंग्स आएगी आएगी। जल्दी से स्टार्ट किया जाए। अरे तुम लोग मेहनती बच्चे हो। हाँ ओएनजीसी पूछ रहे हो हमसे, हाँ ले लो ना, ओएनजीसी ऑर्थो सेंटर, समझ रहे हो ना, 9 पॉइंट सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ठीक है। दोस्तों गड़बड़ा दिया मैंने, वो मैंने जानबूझ के लिखा था, ये क्या हो गया यार, बस मुझे ये लिखना चाहिए था, सी इसको लिखना चाहिए था, वो कहाँ मैं यह चौरों के चक्कर में फंस गया, गड़बड़ हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, ओ को मैंने सरकम सेंटर मार्क, उसी को मैं एडजस्ट करा था, बुक में यस लिखा है सरकम सेंटर को, तुम्हारे बुकलेट। मैंने सोचा कि वो मैं भी ओएनजीसी बोला और इधर ओ लिख दिया, जबकि इसको सी लिखता हूँ सरकम सेंटर को, ठीक है ना। उसको यूज करो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन कैसे काम होगा ये थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है ना।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, क्वेश्चन चेंज करोगे? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फर्स्ट ये नहीं नहीं नहीं, इसको रहने दो। मैं चाह रहा हूं कि एक और क्वेश्चन डालो इसमें, ओजी वेक्टर में डालो, सेंट्रॉइड डालना चाह रहा हूं, और कुछ नहीं। देन फाइंड लैम्डा, एंड ऐसे लिखो, ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ओजी वेक्टर, देन फाइंड म्यू इफ जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, ये सेकंड वाला क्वेश्चन ज्यादा फीलिंग्स डेवलप करेगा, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट सोच पाने में दिक्कत हो। चलो ये क्वेश्चन नोट कर चुके हो तुम लोग, यस या नो? नहीं ना? एक सेकंड वेक्टर सर। थोड़ा स्मूथली बोर्ड चले ना तो वेक्टर पढ़ाने में मजा आए, ऐसे नहीं यार अटका दिया है इस बोर्ड में। चलो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, देखना यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अच्छा तुमको एक चीज पता है कि किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड जो होता है वो कोलिनियर होता है। यूलर्स लाइन, यूलर्स लाइन का आइडिया है, यूलर्स हाँ। लाइन, यूलर्स लाइन यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूं, इसको ओ लिखता हूं, एन लिखता हूं, जी लिखता हूं एंड सी लिखता हूं। ओ एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है ऑर्थो सेंटर को, ऑर्थो सेंटर। एन रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में 9 पॉइंट सेंटर को, ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रॉइड, एंड सी रिप्रेजेंट करता है सरकम सेंटर को। और ये ओ एन वाला लेंथ, एन जी वाला लेंथ और इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है? सेंट्रॉइड जो होता है वो ओ और सी, दैट इज ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है, ये तो सबको पता है ना, यस या नो? मतलब हाँ। सही पूछो तो सीजी वेक्टर और सीओ वेक्टर को हम आसानी से कैलकुलेट कर, अगर सीजी वेक्टर का आइडिया हो तो सीओ वेक्टर का आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि दोनों कोलिनियर वेक्टर है और दोनों के लेंथ का रेशियो है। तो सीजी वेक्टर जो होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सीओ वेक्टर सीजी वेक्टर का कितना टाइम्स होने वाला है, तुम नहीं बता सकते। 2 टाइम्स होने वाला है, हाँ 2 टाइम्स होने वाला है, 3 टाइम्स हो जाएगा ना। ये जो सीजी वेक्टर होगा और सीओ वेक्टर कैसे रिलेटेड होंगे? सीओ वेक्टर जो होने वाला है 3 टाइम्स ऑफ सीजी वेक्टर होने वाला है, यस या नो? नहीं, तो इसीलिए मैंने हाँ। ये लिखा यहाँ पे ओजी डाला है, वो यहाँ सरकम सेंटर है, दैट इज जो यहाँ सीजी है वो यहाँ पे क्या है? ओजी है, और जो यहाँ सीओ है वो यहाँ पे क्या है? ओएच है। बात समझ में आ रही? तो अगर ये तुम म्यू कैलकुलेट कर लोगे तो तुम लैम्डा भी कैलकुलेट कर लोगे, नहीं दोनों तो सेम ही चीज है ना। अब इस प्रॉब्लम को हम करेंगे कैसे? तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये डाल देते हैं, ये चलो अपना सरकम सेंटर हो गया, ठीक है, ये अपना सेंट्रॉइड हो गया, और ये अपना चलो ऑर्थो सेंटर हो गया। क्लियर है? पहले मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्योंकि सेकेंड वाला ज्यादा आसान है, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे? यहाँ देखो, मैं हमको किस में इंटरेस्टेड है? ओए वेक्टर में। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? ओए वेक्टर में। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? ओ वेक्टर में। दैट इज ओए वेक्टर, ओए वेक्टर एंड ओसी वेक्टर। ओ सॉरी, आउटवर्ड डायरेक्शन में था ना, मैंने उल्टा लिख दिया है। सर सर वो सरकम सेंटर है ना क्वेश्चन हाँ में? हाँ, वो सरकम सेंटर है। तो ये बोर्ड साथ नहीं देता भाई। देखो ये ओबी वेक्टर एंड ओसी वेक्टर है, ऐसा दिख रहा है ना। हम चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, एओ वेक्टर, बीओ वेक्टर और सीओ वेक्टर उसमें ले जा सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना, चलो यही है तो क्या है, हम ए से अगर जी को ज्वाइन करेंगे, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने सीखा था कि एजी वेक्टर, बीजी वेक्टर और सीजी वेक्टर का जो सम होता है वो क्या होता है? 0 होता है सेंट्रॉइड के साथ। अभी कुछ देर पहले ये फैक्ट हमने सीखा था ना। नहीं, ध्यान से पढ़ना भाई, क्योंकि ये सब चीज समझना थोड़ा सा तुमको लग सकता है ड्राइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो इतना स्मूथ नहीं है बोर्ड के मैं अच्छे से ड्रॉ कर पाऊं। तो तुमको पता है कि एजी वेक्टर प्लस बीजी वेक्टर प्लस सीजी वेक्टर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, ये पता है ना।
देखो यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहा है जो OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, AG वेक्टर, BG वेक्टर, CG वेक्टर और OG वेक्टर को कंटेन करेगा। वो ट्रायंगल कौन कौन सा है? एक ये ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हो? यस या नो? नहीं। एक दूसरा ट्रायंगल मैं दिखाता हूं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, देख रहे हो? यस या नो? नहीं। और एक तीसरा ट्रायंगल मैं दिखाता हूं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है? इन तीनों ट्रायंगल को यूज करके हम इन सारे वेक्टर्स को रिलेट कर सकते हैं आसानी से। कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, OA वेक्टर और AG वेक्टर हेड टू टेल अरेंजमेंट में फिक्स है कि नहीं? तो ये OA वेक्टर और AG वेक्टर ऐड होके एक्चुअल में कौन सा वेक्टर देगा? OG वेक्टर देगा। देख रहा है तुम लोग को? तो तुम क्या लिखोगे कि सर OA वेक्टर प्लस AG वेक्टर आपस में ऐड होके क्या देने वाला है? OG वेक्टर। हम OG वेक्टर में इंटरेस्टेड है ना? दूसरे ट्रायंगल में आओ, OB वेक्टर और BG वेक्टर हेड टू टेल अरेंजमेंट में प्लेस दिख रहा है तुमको? नहीं। तो बताओ कि ये OB वेक्टर और BG वेक्टर आपस में ऐड होके कौन सा वेक्टर देगा तुमको? OG वेक्टर देगा। यस या नो? हाँ कंफर्म करो मुझे। नहीं। और फिर देखो, OC वेक्टर और CG वेक्टर हेड टू टेल अरेंजमेंट में यहां दिख रहा है तुमको? तो तुम क्या लिखोगे? OC वेक्टर प्लस CG वेक्टर तुमको क्या देने वाला है? GO वेक्टर या OG वेक्टर? कौन सा वेक्टर देगा? OG वेक्टर देगा ना। फर्स्ट वाले का टेल, लास्ट वाले का हेड। यस या नो? दिस वन इज ऑल्सो OG वेक्टर। अब यहाँ पे देखना, अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्रोड्यूस होगा, साथ में AG वेक्टर प्लस BG वेक्टर प्लस CG वेक्टर प्रोड्यूस होगा, और इधर 3 टाइम्स OG वेक्टर आने वाला है कि नहीं आने वाला? ये AG वेक्टर प्लस BG वेक्टर प्लस CG वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा OB वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस AG वेक्टर प्लस BG वेक्टर प्लस CG वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? OG वेक्टर हो जाएगा। यस या नो? अब ये वाला हमको ऑलरेडी पता है कि ये 0 होगा, 0 वेक्टर होने वाला है। मतलब OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स OG वेक्टर। इसका मतलब म्यू क्या होने वाला है यहाँ पे? 3 होने वाला। बात समझ में आ गई? यस या नो? अगर हम OG वेक्टर खोज पाए हैं तो हम OH वेक्टर भी खोज लेंगे। नहीं, OH वेक्टर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स OG वेक्टर। OH यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना? क्या करता है? ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करो, OG और GC। यहाँ पे ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच 2 मिलता है, और सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर को कितना मिलता है? बच्चा आसानी से ये बोल सकता है कि सर देखो, एक्चुअल में आपका जो OH वेक्टर है सर, वो 3 टाइम्स OG वेक्टर लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं, बात समझ में आ रही है ना? मैं आगे बढ़ जाऊं यहां से? छोड़ो, अभी नहीं बढ़ूंगा आगे मैं, जल्दी से। कितना ड्रामा है ये सब। नहीं वेक्टर पढ़ते तो जिंदगी नहीं, तो कहाँ वेक्टर की तरह जिंदगी चलती है? हमेशा तो जिगजैग जिगजैग जिगजैग, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये आयुष समझ ही नहीं पा रहा है कि वो क्या हुआ है। ये समझ में नहीं है, ये ट्रायंगल जो मैंने बताया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखने वाले हैं? आज पूरा क्लास खाली हो जाएगा ऑनलाइन वाला, देखना। OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? OG वेक्टर। मतलब म्यू क्या हो गया? 3 हो गया। यस या नो? अब हमने ये देखा है कि OH वेक्टर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब OG वेक्टर जो हो जाएगा वो 1/3 ऑफ OH वेक्टर होगा। तुम इसमें क्या करो कि OG वेक्टर की जगह 1/3 ऑफ OH वेक्टर डाल दो। अगर तुम डाल दोगे तो तुमको दिखेगा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 OH वेक्टर। मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन। डेट इज OH वेक्टर। मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो गया ये सॉल्व? नहीं, और भी क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चन है तो हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे जाए? अच्छा, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा टच
आ जाए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या सच में समझ में आ रही बात है? कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडमली कुछ कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर में मैं एरो डाल के वेक्टर बना रहा हूँ, मतलब अब तुमको फिजिकल क्वांटिटी की फीलिंग्स बहुत कम आएगी और एरो का गेम ज्यादा दिखेगा तुमको यहाँ पे। अच्छा, इधर एरो खींच दिए, उधर एरो खींच दिए, तो ये एरो आ गया, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आराम से इसको देखना है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। शुरू में मजाकिया लगेगा लेकिन धीरे धीरे अपना चेहरा बदलेगा। ये 5 स्टार वाला कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ये डेरी मिल्क टाइप नहीं है, ठीक है, क्लियर है। 5 स्टार और यू। तेरे मुंह में पानी आ रहा है वैसे करता नहीं ना, पानी पी ले नहीं तू, सर। ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसी के अंदर हम लोग सब कुछ पढ़ते चलेंगे। अ स्टडी ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर 0 है तो इसका क्या मतलब है? आज एक्चुअल में वेक्टर का अरेंजमेंट कैसा है ये थोड़ा सा देखना है, नहीं तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं दो वेक्टर की बात कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि ये दोनों के दोनों वेक्टर ऐड होके 0 हो रहे हैं, इसका मतलब दो तरह का सिचुएशन हुआ होगा। अगर दोनों के दोनों 0 वेक्टर रहे होंगे, नहीं, यहाँ पे देखना। तो एक चॉइस ये है तुम्हारे पास कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। नहीं, सो दूसरा चॉइस तुम्हारे पास क्या है? अगर ए वेक्टर 0 नहीं रहा है और बी वेक्टर 0 नहीं रहा है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जब हम निकालते थे तो क्या करते थे? हेड टू टेल अरेंज करते थे। और हेड टू टेल अरेंज करने के बाद फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकंड वेक्टर के हेड के बीच का जो गैप होता था, वहीं से तो एडिशन उसका जनरेट होता था। अब उसका एडिशन बोल रहा है 0 है, इसका मतलब जब हमने ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का टेल रखा होगा तो बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर के टेल पे जाके बैठ गया होगा, तभी तो कोई गैप जनरेट नहीं हुआ उन दोनों के बीच में। यस या नो? एग्री करते हो? इफ दिस वन इज ई वेक्टर, नहीं एग्री करते हो? एग्री करवा के छोड़ूंगा मैं। क्यों एग्री नहीं करते भाई? नहीं समझ में आया? ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैं बोलता हूं कि एन वेक्टर है स्पेस में और उसको मैं ऐड करता हूं तो वो 0 हो रहा है, मतलब उसको ज्योमेट्रिकली तुम कैसे सोचते हो कि भाई जब हम उसको हेड टू टेल अरेंजमेंट में रखते हैं तो लास्ट वेक्टर का जो हेड आया होगा वो सबसे पहले वाले वेक्टर के टेल पे जाके बैठ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम 0 आ रहा है, तो इसको तुम ज्योमेट्रिकली कैसे सोचोगे कि स्पेस में कहीं ए वेक्टर होगा? जो गैप होगा वही तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देगा। मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 0 है, इसका मतलब बी के हेड और ए के टेल के बीच में कोई गैप रहा ही नहीं। अगर कोई गैप रहा ही नहीं, इसका मतलब क्या रहा होगा कि बी वेक्टर सीधा आके ऐसे बैठ गया होगा। ऐसे या नो? प्लीज कंफर्म करो। नहीं, बात समझ? अब यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या रिलेशन रहेगा कि ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। समझ में आ रही है बात? और ए वेक्टर का डायरेक्शन बी वेक्टर के डायरेक्शन के साथ कैसे कनेक्टेड है? माइनस टाइम करके, ठीक है। अब तुमको लगे ये बातें हम पहले से जानते हैं, हाँ ये तुम जानते हो, ये तो मैं मजाक कर रहा था, झूठ में बोल रहा था 5 स्टार 5 स्टार। यहाँ लिखोगे इसी में है वो कॉन्सेप्ट, मतलब इसी के आगे वाला, ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ लिखोगे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। एग्री करते हो इस बात से? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो कभी भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? 0 नहीं होगा। इस बात की गारंटी है ना? क्यों भाई? अगर मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो है तो समझ में आ ही गया कि उसके पास कुछ लेंथ है, नॉन जीरो लेंथ है उसके पास। नॉन कोलिनियर है, पहले वेक्टर के टेल के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप बचेगा ही बचेगा। बात समझ में आ रही है? यस, वेक्टर 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस या नो? ठीक है ना?
तो हाँ चलो अब आते हैं धीरे धीरे माहौल बनाते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आ जाओ, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मैं आता हूं। ये सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए मैं सबको एक ही सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। यहां पे लिखोगे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन लीनियर वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर एंड x such that x times a vector plus y times b vector is equal to 0, then x is equal to y is equal to 0। इसको 5 स्टार, 5 स्टार से एक भी स्टार कम मत देना, इसको बहुत यूज का चीज है, एकदम जम के यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। जितना छोटा है समझना, इसको बहुत आसान, चीजें तुरंत दिख जाएंगी। मैं बोल रहा हूं कि अगर ए वेक्टर दो और बी वेक्टर दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है ना, और उसके बाद x और y दो स्केलर है। अब a से x मल्टीप्लाई होता है, b से y मल्टीप्लाई होता है, तो x इंटू ए वेक्टर ए के अलोंग का एक वेक्टर होगा, उसके लाइन ऑफ एक्शन में तो कोई असर नहीं पड़ता है। स्केलर से मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो x ए वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर के साथ कोलिनियर होगा। बात समझ में आ रही है? x बाई बी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के साथ कोलिनियर। जी का ये लिखा हुआ। मैं बोल रहा हूं कि बताओ x और y का वैल्यू क्या होगा, कैसे तुम इसको अप्रोच करोगे?
ऑटोबोट्स प्लीज रिप्लाई करो, जो मैं बता रहा था समझ में आ रही थी बातें? हाँ आ रहे थे या हाँ नहीं आ सर, रहे थे? ठीक है ना। तुमको एक वेक्टर आ रही इक्वेशन यहाँ थी। दिया हुआ है 3x i कैप प्लस x माइनस y प्लस 2 j कैप इज इक्वल टू y प्लस 3 इंटू आई कैप माइनस जे कैप, ये दिया हुआ है। सबको एक तरफ, आई कैप जे कैप सबको एक तरफ। अगर आई कैप इधर आएगा तो ये क्या बना लेगा? 3x माइनस वाई माइनस 3 आई कैप। एग्री करते हो इस बात से? प्लस जे कैप इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई प्लस 3 जे कैप इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एक जीरो वेक्टर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे x और y स्केलर है तो ये एक स्केलर है, यस या नो, और ये भी एक स्केलर है। एंड आई कैप एंड जे कैप जो है वो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है। बात समझ में आ रही है? यस या नो? आई कैप एंड जे कैप आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो अगर ये वाला और ये वाला का सम जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों एक साथ में जीरो होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? एप्लीकेशन दिखाओ उसका। नहीं, अब इन दोनों को हम सॉल्व करके x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिलने वाला है? 3 मिलने वाला है, मिल जाएगा ना। 2x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू 3। x अगर मैं 3 प्लेस करूंगा तो y हमको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। दैट इज x 3 होगा, y 6 होगा, तो वो इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मजाक करता हुआ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सबको समझ में आया? हाँ भाई। सर इसमें हम लोग स्टार्टिंग में डायरेक्टली 3x इज इक्वल टू y प्लस 3 ऐसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 एंड x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन मैं वो नहीं बता रहा, मैं तुमको एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं रैंडमली नहीं ले चलूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहां लिखोगे वेक्टर्स, ये करो सब मिलकर, ए बी एंड सी आर सच दैट every pair is non-collinear and vector A plus B is collinear with C vector and vector B plus C is collinear with A vector. Then so that A vector plus B vector plus C vector is equal to 0. यहाँ पे मैंने नॉन जीरो टर्म इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि नॉन कोलिनियर वेक्टर की बात चल रही। नॉन कोलिनियर तभी होगा जब नॉन जीरो होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर डायरेक्शन होता नहीं। अगर जीरो वेक्टर है और दूसरा है तो वो दोनों वेक्टर तो कोलिनियर होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आ जाते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, स्वीट सा क्वेश्चन, बोलते हैं ना। ए बी सी तीन वेक्टर है एंड एवरी पेयर इज नॉन कोलिनियर। मतलब समझ रहे हो? ए वेक्टर बी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, ए वेक्टर सी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, एवरी पेयर नॉन कोलिनियर है। अब बोल रहा है कि अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करते हैं तो वो सी वेक्टर के साथ कोलिनियर हो जाता है। दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन और सी वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल आ जाता है। बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड करते हैं तो ए वेक्टर के साथ कोलिनियर हो जाता है। समझ रहे में आ रही बात? तो ये दिखाओ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होगा एक्चुअल में क्या होने वाला है? जीरो होने वाला। मतलब ये हेड टू टेल अरेंजमेंट में एक क्लोज ट्रायंगल बनाने वाला है और कुछ भी नहीं। ऑटोवोट्स प्लीज अप्लाई करो। क्या तुम लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है? मैं सॉल्यूशन पे जाऊं? हाँ सर। जल्दी से जा रहा हूं मैं सॉल्यूशन पे, बड़ा टाइम ले रहा है। चलो इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्या इन्फॉर्म किया जाता है हमको पहले कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज कोलिनियर विथ सी वेक्टर। बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको तुम कैसे लिखोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू,
लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, यस या नो? अगर वो बोल रहा है मतलब तुमको क्या लिखना है, ये लिखना है। अब लैम्डा कोई स्केलर होगा, हमको पता नहीं, कहीं पूछो तो लैम्डा -1 होने वाला है नहीं। अगर लैम्डा -1 होगा तभी तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 होगा नहीं। ठीक है, हमको पता नहीं, हमको लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये पहला इंफॉर्मेशन आ गया। दूसरा क्या है कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज कोलिनियर विथ ए वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर या कोई दूसरा स्केलर लैम्डा यूज नहीं करेंगे, म्यू टाइम्स क्या होगा ए वेक्टर, ये हो गया 2। बात समझ में आ रही है, यस या नो? क्लियर है ना? अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि इस तीनों वेक्टर में पेयर वाइज ये नॉन कोलिनियर है। तो अगर जो कॉन्सेप्ट अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहे तो हमको सिर्फ 2 वेक्टर चाहिए, आइदर ए वेक्टर बी वेक्टर चाहिए या बी वेक्टर सी वेक्टर चाहिए या सी वेक्टर ए वेक्टर चाहिए। जबकि हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसमें तीनों के तीनों वेक्टर प्रेजेंट हैं, तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक वेक्टर को एलिमिनेट करना चाहिए। नहीं, बताओ किसको एलिमिनेट कर दो, बी वेक्टर एलिमिनेट करना आसान है, ऐसे तुम जिसको चाहो एलिमिनेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तुम इससे ए वेक्टर निकाल के इसमें प्लेस कर दो तो ए वेक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। तुम यहां से सी वेक्टर निकाल के इसमें प्लेस कर दो तो सी वेक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। तुम बी वेक्टर चाहो बी वेक्टर एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि वहां बोला गया है कि पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है। जैसे अगर वहां ये नहीं बोला जाता कि वो पेयर वाइज नॉन कोलिनियर है, सीधा हमको पता होता कि सिर्फ ए वेक्टर और सी वेक्टर के बारे में इंफॉर्म करता कि वो दोनों नॉन कोलिनियर है, तो हमारा टारगेट क्या कि बी वेक्टर को एलिमिनेट कर दे। अगर सिर्फ ये इंफॉर्म किया जाता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, सी वेक्टर के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, तो हम कोशिश क्या करते वहां से, सी वेक्टर को एलिमिनेट कर दो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि नॉन कोलिनियर वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड होके 0 होने पे हमारे पास एक थ्योरी है ना, जिसको हम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? ऑटोबोट्स अभिषेक रिप्लाई करो भाई। डॉनर हाँ सर। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या कर रहा हूं कि 1 - 2 कर देता हूं, क्योंकि यहां से सीधा एलिमिनेट हो जाएगा, सबसे आसान उसी को एलिमिनेट करना है। तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो हो जाएगा वो लैम्डा सी वेक्टर माइनस म्यू ए वेक्टर होने वाला है। इस तरफ भेजो तो 1 प्लस म्यू ए वेक्टर, और इस तरफ मैं बुला लो इस तरफ में, ठीक है, प्लस -1 माइनस लैम्डा सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ए वेक्टर सी वेक्टर कैसा वेक्टर है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है, उसके साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई होता है, देख रहा है, डेट इज 1 प्लस म्यू को क्या होना चाहिए, और -1 माइनस लैम्डा को भी क्या होना चाहिए, 0, डेट इज म्यू इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काम का है, ठीक है ना। किसी एक में प्लेस कर दो, प्लेस लैम्डा इज इक्वल टू -1 इन 1, प्लेस करोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, दैट इंप्लाइज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गई बात? चलो मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जल्दी से। यहां पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 non-collinear vectors and x belongs to R, then find value of x for which x minus 2 into a vector plus b vector and 2 plus 3x into a vector minus 2b vector are collinear vectors। क्या इसको होमवर्क में रखना चाहोगे, यही सॉल्व करेंगे? चलो यही सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब तुम लोग एक्चुअल में वेक्टर पढ़ रहे हो, कुछ देर पहले तक लग रहा था क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल वेक्टर, नॉन पैरेलल। देखो छोटी छोटी बातें, इसका इमेज तुम्हारे दिमाग में बना है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, वेक्टर कुछ है नहीं, ज्योमेट्री है और कुछ भी नहीं। तो अगर तुम चीजों को नहीं देख पाओगे तो फिर ये दिक्कत करेगा, दिखेगा तुम कर ही नहीं पाओगे कोशिश, ठीक है ना। तो फीलिंग्स आनी चाहिए कि ये बोल रहा है मतलब कैसा सिचुएशन होगा, ये बोल रहा है कैसा सिचुएशन होगा, ये सब फीलिंग्स आनी चाहिए। दिखेगा तो तुम करोगे, नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत होगा सॉल्व करने।
चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग, यस या नो? ऑटोबोट्स प्लीज हाँ। रिप्लाई करोगे। चलो इस वाले क्वेश्चन हाँ, के सर। सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ए वेक्टर बी वेक्टर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, मतलब हम लोग को क्या होना करना चाहिए? डांस करना चाहिए। नहीं, नॉन कोलिनियर वेक्टर आया मतलब कुछ खुशखबरी लेके आने वाला है, ठीक है। एक्स रियल नंबर है, चलो कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कैसा वेक्टर है? कोलिनियर है, मतलब वो दोनों वेक्टर कोलिनियर है। तो हमको क्या लिखना चाहिए? हमको लिखना चाहिए कि x माइनस टू इंटू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर जो होगा वो क्या होगा? लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर होने वाला है, दैट इज 2 प्लस 3x इंटू ए वैक्टर माइनस 2b वैक्टर। एग्री करते हो? अब सबको एक तरफ क्या करेंगे हम लोग? इनवाइट करेंगे। ये x माइनस टू माइनस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3x इंटू में क्या लिखो इसको? ए वैक्टर, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ऐसे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया? माइनस हाफ। उसको इसमें प्लेस कर दो, x माइनस 2 इंटू माइनस हाफ into 2 plus 3x must be equal to 0. That implied x minus 2 minus 1 minus 3 by 2x equal to 0. That implies minus half x minus 3 is equal to 0. That implies x is equal to minus 6. ऐसा ही कुछ आ रहा है तुम लोग को? मुझे लग रहा है x is equal to minus 6। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया था? हाँ नहीं ना? ठीक है तो है ना? ठीक है, चलो माइनस 6 देख लेना कैलकुलेशन। क्या प्लस 1 होगा? अच्छा ये प्लस हो जाएगा, नहीं? एक मिनट भाई, गलती हो गई। ऑटोबोट्स समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही बातें समझ में? यहां पे आ जाते हैं, x माइनस टू प्लस 1 प्लस 3 बाई 2x इज इक्वल टू 0। अब सही चल रहा है। ये 5x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 बाई 5। अब की बार अगर गलत भी रहे तो मत बोलो। चलो आगे बढ़े हम लोग, यस या नो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज जानते हो कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब जिस वर्टेक्स से वो जनरेट होता है दोनों वर्टेक्स के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है ना। काम की बात क्लास 8 में पढ़े थे ना तुम लोग? नहीं पढ़े थे? रोम्बस का डायगोनल, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट ही समझ लो। चलो कॉन्सेप्ट में ही इसको हम लोग रखेंगे, इसको हम मेमोराइज कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में भी दिया जा सकता था। रोम्बस यहां पे देख लेना, ये रोम्बस है, दैट इज दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस। तो ये वाला जो डायगोनल होता है वो इस एंगल और इस एंगल, ये एंगल दोनों को क्या करेगा? इक्वल कर देगा, यस या नो? नहीं, वो बाइसेक्ट करेगा, ये पता है ना। कभी कभी तुम्हारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, ठीक है ना। तुमको बोलेगा फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा टारगेट है, यहां पे देखो मैं लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मतलब समझ रहे हो ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम टेल टू टेल मैच करवाएंगे तो जो उसके बीच में एंगल बनेगा उसके अलोंग का जो एंगल बाइसेक्टर हो उसके अलोंग का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, रिजल्टेंट मैथ्स में नहीं बोलते जनरली, हम लोग एडिशन नहीं बोलते, फिजिक्स में रिजल्टेंट होता है, तो आर से लिखते भी उसको, रिजल्टेंट को आर देते, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, जब हम लोग वेक्टर का एडिशन करते हैं तो जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो दोनों वेक्टर का सम जो होता है वो कहां से पास करता है? टेल टू टेल जो मैच होता है उस पॉइंट से पास करता है, यस या नो? ऑटोबोट्स प्लीज कंफर्म करो, यस या नो? नहीं, क्लियर है ना? अब तुम सोचो कि हम दो वेक्टर ऐसा लें जो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो, दैट इज दिस, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल हो, ठीक है ना।
अगर इन दोनों वेक्टर को हम टेल टू टेल अरेंज करें और उसके बाद हम इनका रिजल्टेंट दैट इज इनका सम कैलकुलेट करने जाए, तो वो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर दैट इज अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा? यस या नो? क्योंकि ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा ना? एग्री करते हो इस बात से? और अगर मैं यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के अलोंग के यूनिट वेक्टर की बात करूंगा तो तुम क्या बोलोगे? सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड कर दो सर, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो तुम ऐसे करके आंसर कर लोगे, करोगे कि नहीं करोगे? दिख रहा है ना? लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि गिवन सिचुएशन में ए वेक्टर और बी वेक्टर तुमको इक्वल ही दिखे। तो हम क्या करने वाले हैं? एक चालाकी क्या करेंगे? ये ए वेक्टर है ना, इसके अलोंग का मैं क्या करता हूं? यूनिट वेक्टर ले लेता हूं। दिस वन इज ए वेक्टर, इसके अलोंग का अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूं, सपोज दिस वन, ठीक है? ये जो ग्रीन वाला वेक्टर मैं बना रहा हूं दिस इज ए कैप, दिख रहा है? और बी वेक्टर के अलोंग का अगर मैं यूनिट वेक्टर ले लूंगा, ठीक है, दिस वन इज बी कैप, तो अब ए कैप और बी कैप मिलके तो रोम्बस बना ही देगा। वेक्टर और बी वेक्टर मिलके भले ही रोम्बस नहीं बना रहा था, लेकिन ए कैप और बी कैप मिलके रोम्बस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? प्लीज कंफर्म करो, ये रोम्बस होगा कि नहीं होगा ना? अब अगर ये रोम्बस है दैट इज दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, तो ये वाला जो डायगोनल है ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होने वाला है कि नहीं? और ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है? ये दिस वेक्टर इज ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है ना? ये वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग का एक वेक्टर है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये यूनिट वेक्टर ही होगा, दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर होगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। समझ में आ रही बात? इधर है ना, दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर कब होता है? बताओ मुझे, सम यूनिट वेक्टर कब होता है? 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है तब? पता नहीं मुझे। हाँ ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। तो ये ए कैप प्लस बी कैप जो है ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग का एक वेक्टर है, ठीक है ना? तो यहां पे लिखोगे यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय, क्या हम लोग करेंगे? ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई? क्लास 8 का कॉन्सेप्ट काम आया ना? ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा था क्लास 8 अच्छे से पढ़ो, तो बड़ा चीटिंग कर देते हो, नहीं पढ़े हो ध्यान से, ठीक है? ए कैप का मतलब क्या हो गया? ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी कैप दे दिया, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? यही वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है ना? बात समझ में आई है या नहीं आई? क्या करें? स्क्रॉल अप कर दें। चलो अब हम लोग आ जाते हैं सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो पढ़ रहे हो, ऐड करना सीख गए हो, सबट्रैक्ट करना। हाँ तो सही पूछो तो तुम लोग वेक्टर के नर्सरी में ही तो हो, ठीक है ना? उस समय तुम स्केलर के नर्सरी में थे, आज तुम वेक्टर के नर्सरी में हो, तो नर्सरी में मुझे लगता है कि हर साल सारे बच्चे नर्सरी में ही रहते नहीं। कभी तुम क्लास 8 के नर्सरी में थे, नेक्स्ट ईयर क्लास 9 के नर्सरी में गए, तो हमेशा तुम नर्सरी में ही हो। कभी ये मत समझना कि तुम क्लास 12 और क्लास 11 और क्लास 10 पढ़ो, ऑलवेज नर्सरी। सुरांकन देख रहा है, वो बोल रहा है कि हमको आईटी वाला बैठने नहीं देगा, वो तो कहता है 12th चाहिए भाई, ये नर्सरी वाला सर्टिफिकेट देखे। नहीं सुरांकन, तो चुपचाप बैठ जाना, जाकर देखा जाएगा जब सर्टिफिकेट मांगेगा तो देख के तुमको नहीं बोलेगा कि ये बच्चे नर्सरी में पढ़ रहे हैं। मैं आगे बढ़ू यहाँ से? यस या नो? ऑटोबोट्स प्लीज रिप्लाई करो।
क्या सच में सबको समझ में आ रहा है वेक्टर? हाँ कुछ आइडिया लग रहा है वेक्टर का या नहीं लग रहा है? ठीक है, चलो बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट में ये भी एक टू वेक्टर्स। ठीक है, सपोज ए वेक्टर और दो वेक्टर है, तो हम बात करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, और हम बात करेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की। देखो भाई, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मैं पहले ही बोल देता हूँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, क्लियर है? ये फिजिक्स वाले सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मैं भी उतना ही पढ़ाने वाला, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम ऐसे देख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ऐसे नो। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को हम ऐसे देख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, ऐसे नो। ये बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? क्लियर है ना? देखो यहाँ सपोज यहाँ पे हमारा ए वेक्टर है, कहीं पे स्पेस में क्या होगा, बी वेक्टर होगा, ठीक है ना, स्पेस में कहीं बी वेक्टर होगा, उसको मैंने लाया और इसके टेल पे चुपचाप यहाँ ला के मैंने क्या कर दिया, बिठा दिया। लेकिन अगर हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जनरेट करना है तो किसको ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस और बी वेक्टर को ऐड नहीं करना है, हमको ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, बी वेक्टर के अपोजिट उसी का लाइन ऑफ एक्शन रखेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, दैट इज यहाँ पे, ठीक है, दिस वन इज माइनस बी वेक्टर। तो ये वाला जो तुमको दिख रहा है, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? कैसे आनो, सच में समझ में आ रही है बात सुरांकन? क्लियर है? अगर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की हम बात करेंगे, सपोज ये अपना हमारा ए वेक्टर था, मैं जैसे तैसे लिखता हूं यार, अगर हमसे कोई पूछता बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हम क्या कहते हैं उसको कि बी वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को ऐड करो। तो ए वेक्टर देखो इधर है, तो बी वेक्टर के हेड पे तुम क्या करो, माइनस ए वेक्टर डाल सकते हो, ऐसे ना। तो ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात समझ में आ रही है? सच में समझ में आ रही है बात? ऐसे ना, हाँ सच में समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा, क्या ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर पैरेलल वेक्टर है? तो सच में लग रहा है? तुम चाहो तो यहां से देख सकते हो एंगल ज्योमेट्री के थ्रू, यस है ना? और बी वेक्टर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होने वाला है, साइन वाइज सिर्फ अपोजिट होने वाला है। नहीं मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है कॉम्यूटेटिव नहीं होता, थोड़ा सा चूक गया था, सब कुछ ठीक ही था, डायरेक्शन भी चेंज कर लेते, क्लियर है ना? नहीं, यहां पे हम वेक्टर को हेड टू टेल अरेंज करके ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जनरेट कर रहे हैं। अगर दो वेक्टर है स्पेस में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसको अगर टेल टू टेल अरेंज करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैसे जनरेट करेंगे? यहां तो हेड टू टेल अरेंजमेंट के थ्रू हम जनरेट कर रहे हैं ना, टेल टू टेल अरेंजमेंट के थ्रू जनरेट करने की। जब टेल टू टेल में बोलता हूं, हेड टू टेल बोलता हूं, बात समझ में आती है? आती है आकाश बात समझ में? हेड टू टेल बोलता मतलब एक वेक्टर का टेल दूसरे पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल एक जगह पे आएगा। टेल टू टेल बोलता मतलब दोनों वेक्टर का क्या होने वाला है, टेल एक जगह पे आने वाला। बात समझ में आ रही है? देखो अगर स्पेस में दो वेक्टर होता, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और तुम क्या करते कि उसको उसके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल ट्रांसलेट करते हुए लाके एक जगह पे दोनों के टेल को फिट बिठा देते, ठीक है, फिट बिठा देते। सपोज दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर। अगर मैं इनके हेड को ज्वाइन करूं और ये वाले वेक्टर के बारे में पूछूं कि बताओ ये वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, मुझे पता नहीं ये कौन सा वेक्टर है, ठीक है। सपोज दिस वेक्टर इज एक्स वेक्टर, तो तुम देख सकते हो कि बी वेक्टर और एक्स वेक्टर में क्या खासियत है, ये दोनों हेड टू टेल अरेंजमेंट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब बी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर जो होगा वो कौन सा वेक्टर प्रोड्यूस करेगा, ए वेक्टर प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब एक्स वेक्टर जो होगा वो कौन सा वेक्टर होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे बी के हेड पे इस वेक्टर का टेल है और ए के हेड पे इस वेक्टर का हेड है, तो इस वेक्टर का नाम क्या हुआ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आई?
अच्छा हाँ। अगर मैं वेक्टर ऐसे बनाता भाई, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो बस मजाक में मैंने दिखाया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ठीक है ना। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये फीलिंग्स देता है, लेकिन ये ज्योमेट्री में ज्यादा हेल्प करेगा, ए माइनस बी बी माइनस से ज्यादा यूज होने वाला है ये, ठीक है। अगर मैं एरो ऐसे बनाता, डेट इज टेल यहां पे रखता और हेड वहां पे रखता, जो रख नहीं पाया सही से मैं, ऐसा सिचुएशन रहता, डेट इज टेल यहां पे मैं रख देता और हेड यहां पे रखता, तो ये कौन सा वेक्टर होता बताओ मुझे। ये वेक्टर जो होता है ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जिसकी तरफ हेड वो वेक्टर माइनस जिसकी तरफ टेल वो वेक्टर। बात समझ में आ रही? यस या नो? सच में बात समझ में आ रही है ना? मैं आगे बढ़ू यहां से? हाँ। ठीक है, इसको स्टार मार्क करो, ये तुमको याद रखना है, वो याद रहे या ना रहे ये याद रखना। दो वेक्टर टेल टू टेल अगर प्लेस्ड हो तो दोनों के हेड को कनेक्ट करके तुम कौन कौन सा वेक्टर बना सकते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों। अब ये मत सोचना कि ये ग्रीन वाला वेक्टर तो हल्का सा उधर है, चिपका हुआ नहीं, आप क्या बोल रहे हो सर? अगर मैं चिपका दूंगा तो तुम लोग को दिक्कत होगी ना चीजें देखने में, इसीलिए मैंने चिपकाया नहीं। आगे बढ़ो तनीषा। हाँ। कभी कुछ बोल ये करो, ठीक है ना। एक चीज की गारंटी इस दुनिया में, बताओ किस चीज की? मरने की, मरोगे एक दिन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसके बाद ये नाक मुंह की जरूरत क्या, बॉडी तो यही छूट जाता है ना, वो कोई भी रिलीजन का आदमी सबका बॉडी यही टिकता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम यही छूटने वाला, मतलब कि ये सिस्टम हमको यहाँ यूज करने के लिए मिला, ये मार कर हमको पता है हम इसको घर लेके नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर क्लास में तो इसको फटाफट यूज कर लेंगे ना, फिर इसको यहाँ चिपका के छुट्टी समझ रहे हो ना। तो वैसे ये बॉडी जो मिला है वो इस क्लासरूम के लिए ही है, क्लासरूम मतलब ये क्लासरूम नहीं है, दुनिया वाला क्लास, तो फटाफट इसका यूज कर लो, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को गाली देने में यूज किए, किसी को जूता मारने में यूज कर लिए, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं करते। आजकल लोग आंख से देखना कम और चश्मा पहनने में ज्यादा यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। मैं आगे बढ़ू यहां से। आयुष मायूस नहीं होते, मायूस होते होते मायूस हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ू, क्या थक रहे हो वेक्टर देख देख के? में दर्द हो रहा है समझने में वेक्टर? तो अभी तो 7:30 हुआ है, 7:30 तो अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है मेरी, फिर 45 मिनट्स 45 मिनट है। बहुत लोग अब तक सुसाइड कर चुके होंगे उधर क्लास में, लीव कर करके भाग गए होंगे दूर से, उनको लग रहा होगा रात को आज सोएंगे तो लगेगा जैसे वेक्टर उनका पीछा कर रहा है। सर। हाँ भाई। सर अभी तक केवल एक बच्चा छोड़ा है। हाँ केवल एक बच्चा छोड़ा है, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। आज सब लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। क्या ट्रैक कर, ठीक, अच्छी बात है ना, वो कर देता है मेरा काम, ठीक है। चलो मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। एक चीज देखना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दो वेक्टर है अगर स्पेस में, ठीक है, दो वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर को हम टेल टू टेल अरेंज करते हैं, ठीक है, टेल टू टेल अरेंज करके, सपोज दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, हम एक पैरेललोग्राम जनरेट करें। ये याद रखें, हमने क्या किया, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल अरेंज करके पैरेललोग्राम जनरेट किया। तो इस टेल टू टेल वाले पॉइंट से जो डायगोनल पास होगा, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यस या नो? ऑटोवोट्स क्लियर है? एंड दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अगर एरो हेड इधर है तो, एंड अगर एरो हेड उस तरफ है। इतना गंदा मैंने कभी स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ की। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसको बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर की जरूरत नहीं पड़ी, भाई इतना स्ट्रगल कर रहा हूं। और ये वाला एरो की अगर हम बात करें तो दिस रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड दिस रिप्रेजेंट्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। मतलब सही पूछो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? जिसका एडजेसेंट साइड कौन सा है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? और वो पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म हो रहा है? जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल टू टेल प्लेस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जल्दी से इसको नोट कर लो तो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर
diagonals of a parallelogram whose adjacent sides are a vector and b vector, ब्रैकेट में डाल दो टेल टू टेल अरेंजमेंट, ठीक है। टेल टू टेल अरेंजमेंट में जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके डायगोनल, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे ये तो ज्योमेट्री दिख रहा है। अब बताओ मुझे रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं लेंथ में, पता है तुमको। स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में, यस या नो? नहीं? हाँ। अब चलो यहाँ पे कुछ बातें करते हैं हम लोग, अच्छी अच्छी बातें, बस रोना होना नहीं है, अच्छी बातें करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, अगर कभी तुम्हारे सामने इस तरह का सिचुएशन आ जाए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज मॉडुलस है, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल है, तो यहां से तुम क्या कंक्लूड करोगे? बताओ मुझे, क्या कंक्लूजन निकालोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में? ये वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझ में आई बात? अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाले पैरेललोग्राम का क्या? डायगोनल। अब तुम पैरेललोग्राम कैसा होगा? अगर वो रेक्टेंगल होगा मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90। नहीं नहीं नहीं, रेक्टेंगल में 60 डिग्री होता है एंगल, 30, 45, ठीक है। अच्छा, हाँ। नहीं, बात नहीं समझ में आए, इसमें इतना ड्रामा करने की और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो क्या होने वाला? 90 डिग्री। और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मैं हमेशा नॉन जीरो वेक्टर की बात करूंगा, जीरो वेक्टर तो हो ही जाएगा, जीरो वेक्टर। बात समझ में आ रही? अरे कौन के मॉडुलस के इक्वल हो, मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है? Z1 और Z2, ओरिजिन से Z1 और ओरिजिन से Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की बात मैं कर रहा हूं। अगर उससे पैरेललोग्राम फॉर्म किया जाए तो ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। बात समझ में आ रही? उस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल, मतलब वो पैरेललोग्राम एक्चुअल में क्या हुआ? रेक्टेंगल हुआ। रेक्टेंगल हुआ मतलब ओरिजिन से Z1 को ज्वाइन करने वाला लाइन और ओरिजिन से Z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन एक दूसरे पे 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस 90 डिग्री है, π/2 है। मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 π/2 या माइनस π/2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2, दैट इज Z1 by Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। बात समझ में आई? कभी भी अगर आ जाए Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, मतलब Z1 by Z2 इज प्योरली इमेजिनरी फॉर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट 2 लिख लो तुम लोग। ये याद रखना, मतलब फीलिंग्स पे हमेशा कैलकुलेशन नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी, मैं क्या बोलूं, हाँ फिर होगा पिटाई करूंगा नहीं इतनी। ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस ये आपस में इक्वल दिख रहा है। बताओ बताओ बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? जल्दी बताओ। 120 डिग्री। नहीं दिख रहा है? यार देख, ए वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर और यहाँ पे क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ये तीनों वेक्टर मिलकर कैसा ट्रायंगल बना रहा है?
इक्विलैटरल बना रहा है हेड टू टेल अरेंजमेंट स्टाइल में, यस या नो? मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री, दैट इज, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो दिस वन इज 120 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? 120 डिग्री। चलो नोट 3 में आ जाते हैं भाई। ये देखना, अगर ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू बी वेक्टर का होने वाला है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? चेक कंफर्म हो। देखो एक्चुअल में दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, तो दिस वन इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों वेक्टर का लेंथ इक्वल दिख रहा है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। नहीं क्या ऑटोबोट, समझ में आ रही बात? तो दिस एंगल इज क्या हो जाएगा? क्या होने वाला है? π/3। समझ में आ रही बात? ऐसे नो नहीं, अगर लोग यहाँ पे आ जाएं, नोट 4 पे आ जाता हूं मैं। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है देन स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रही बात? भाई ए वेक्टर बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है मतलब रेक्टेंगल बन गया, फटाफट पाइथागोरस थ्योरम लगा दो उसमें। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? ठीक है ना, तुम यहाँ पे देखना, अगर दिस वन इज ए वेक्टर, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर होगा नहीं होगा वो बात की बात है, रेक्टेंगल होने की तो गारंटी है। अब देखो दिस वन इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दिख रहा है नहीं? तो ये भी 90 डिग्री है। दिस वन, इसका मैग्नीट्यूड देखो तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा दिस वन इज बी वेक्टर, तो इधर से ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहां से नोट 4 की बात कर रहे हैं। बढ़ जाऊं मैं आगे? नहीं बढ़ू मैं आगे? ठीक है, ये होगा ही होगा, इस बात की गारंटी है। 90 डिग्री बना पहले एंगल, वहां पे 90 डिग्री बनाई नहीं, ऐसे ही लग रहा है कि गिरा जा रहा है वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे पे गिरा जा रहा है। देख कर कोई बोलेगा कि वो 80 डिग्री से ज्यादा का एंगल नहीं है, उसको जबरदस्ती ये 90 डिग्री लिखे जा रहा है। वो नोट नहीं कर रहा है, वो पिटाई खोज रहा है। मैं आगे बढ़ू यहां से, ऐसे आनो। हाँ आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। निकल रहे हैं। निकल रही है, बहुत बढ़िया। हाँ सर। देखो उसकी आवाज निकल रही है, तुम लोग क्या यार ऐसे ड्रामा करके, उसकी आवाज निकल रही है। ठीक है, थैंक यू। हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ये नोट 3 था, नोट 4 था, तो ये नोट 5 पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे अगर ए वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वो क्या होने वाला है? ये जो होगा ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 प्लस या माइनस प्लस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ठीक है, ये होने वाला है। वो एक्चुअल में ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ठीक है, बात समझ में? कैसे इसको तुम लोग प्रूफ करोगे? मैं इसका हवाला कर दूं, कोसाइन रूल लगा देंगे, कोसाइन रूल लगा के फटाफट इसको कर देंगे। घर में एक बार ट्राई कर लेना सब लोग, जिससे नहीं वो पूछ ले।
क्या बनाएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये दिख रहा है तुम लोगों को? यस या नो? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं। नहीं ना? मैं आगे बढ़ूं यहां से? कॉन्सेप्ट क्या है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक चीज तुम लोग जानते हो, बड़ा अजीब सा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 से -1 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता? करता है ना? ठीक है। अगर मैं क्या करूं 2 टाइम्स ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड इस कॉस प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं ना? सच में नहीं ना? ठीक है। अगर मैं यहां क्या करूं ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, मतलब मैं इनइक्वलिटी के दोनों तरफ, मतलब तीनों जगह पे ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ बीच में कौन बैठा हुआ है? बीच में बैठा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। इस तरफ कौन बैठा हुआ है? ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर के मॉड के डिफरेंस का स्क्वायर। ऐसे आनो, अगर स्क्वायरिंग हम यहां से रिमूव करेंगे तो हमको क्या दिखेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, एंड दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है ना? अब बताओ इस तरफ इक्विलिटी कब होल्ड होगा? इस तरफ इक्विलिटी कब होल्ड होगा भाई? दैट इज ये वाला इसके इक्वल कब होगा? मतलब cos थीटा कुछ ऐसा हो जाए कि यहां माइनस आ जाए, थीटा पाई हो जाए। बात समझ में आ रही है? यस या नो? मतलब यहां पे लिखोगे इफ that implies जीरो डिग्री। यस या नो? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का मॉडुलस, दैट एम्प्लॉयज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कब होल्ड करेगा? मतलब ये कब ऐसा हो जाएगा और ये कब ऐसा हो जाएगा? थीटा का रिस्ट्रिक्शन है, थीटा 0 से 180 के बीच ही वेरी करने वाला है। ऐसे आनो? नहीं बात समझ में आ रही है? चलो तो हम लोग एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो तबाही कितना टाइम है मेरी जिंदगी में? अभी पूरी जिंदगी बाकी है। टिकोगे वेक्टर? अगर 1-2 घंटा और पढ़ा दूं तो टिक जाओगे तुम? मुझे नहीं लगता कि बोरिंग लग रहा होगा बहुत ज्यादा। तुम लोग के दिमाग पे मैं प्रेशर बनने नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ को तो लॉजिकली डील ही कर रहा हूँ, ठीक है ना? एक भी मैंने इसमें कॉन्सेप्ट कोई छिपा के नहीं रखा है कि तुमको नहीं दिखा और मैंने बोला कि मान लेना और आगे बढ़ जाना। सब कुछ चीजें दिख रही है, तुम लोग सच में दिख रहे, मैं बोल रहा हूँ ना? चलो यहाँ पे नोट कर लो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा, दिस वन इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का मॉडुलस। इसको घर में बैठ के प्रूफ कर लेना तो। और ये इक्विलिटी कब होल्ड करेगा और ये इक्विलिटी कब होल्ड करेगा? ये इक्विलिटी तब होल्ड करेगा जब ए और बी जो हो उसके बीच का एंगल 180 डिग्री, और ये इक्विलिटी तब होल्ड करेगा जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। वो करके देख लेना उसी स्टाइल। हाँ, क्यों वॉशरूम जाएगा? क्यों वॉशरूम जाएगा? अच्छा ठीक है, चलो।
अब ये ऐसे जो मौके पे कॉन्सेप्ट चला जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ूंगा यहाँ पर, वोट्स प्लीज रिप्लाई करो, हाँ ऐसे आनो, ठीक है। चलो क्वेश्चन कराएं या कॉन्सेप्ट ही बता दो? क्वेश्चन कराएं, थोड़ा सा मजाक करते हैं, अच्छा लगेगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या बात है जैसे बड़ा मुस्कुरा रहे हो आज? हाँ, क्या उसका पार्टी मांग रही है? हाँ नहीं, तुम पार्टी नहीं मांग रहे हो, मांगो यार पार्टी। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन अच्छा है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, खुश मत होना नॉन कोलिनियर देख के, नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स जैसे देखे आकाश उठ के नाच लिया पहले, आगे देखा ही नहीं कि क्या आने वाला है सब। सच दैट टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू थीटा, then so that cos theta is equal to 3 times a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर का मॉड। ये क्वेश्चन है। तुम दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके क्या करते रहते, मतलब समझ में नहीं आते। बोर्ड इधर है, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं हमेशा। फोटो ले लो ना एक दूसरे का, तुम उसको अपना फोटो दे दो तो वो तुमको अपना फोटो, बहुत सारा फोटो है तुम्हें। चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है, बड़ा बड़ा चालाकी के साथ क्वेश्चन रखा गया है यहाँ पे। हाँ सही बोल रहा हूँ, बहुत चालाकी के साथ क्वेश्चन रखा गया। सच में क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन वो चालाकी अगर पकड़ में आ जाए तो बात समझ में आ जाती। जैसे अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस कैलकुलेट करना होता तो हम स्क्वायरिंग से कैलकुलेट कर लेते फटाफट। ए का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, ये डाल देते। नहीं, ए और बी के बीच का एंगल, लेकिन हमको 2a और b के बीच का एंगल पता नहीं है, वो क्या होने वाला है। इसकी बात करते 2b और a के बीच का एंगल पता नहीं, तो इससे प्रॉब्लम होगा हम लोग को, होगा कि नहीं होगा? यस या नो? नहीं होगा, प्रॉब्लम होना चाहिए। बताओ 2a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? आ जाते हैं, चलो इस क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आते हैं। 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करने जाएं, ठीक है ना, क्या 2a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ही होगा? ये क्वेश्चन है। कैसे? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि ये 2a वेक्टर जो है ये क्या करेगा, ये अपने लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करेगा नहीं, ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा नहीं, वो सिर्फ लंबा होता हुआ दिखेगा। ऐसे हम नहीं, दैट इज अगर यहाँ पे ये a वेक्टर है और यहाँ पे ये b वेक्टर है तो 2a वेक्टर की बात करेंगे तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा। यस या नो? दिख रहा है, दिस एंगल इज थीटा। तो अभी भी 2a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको दिखेगा 4a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर माइनस ये 4a का मॉड b का मॉड cos थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम इस बात से? नहीं ना, क्लियर है? ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर के मॉड के स्क्वायर की, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होने वाला है? तो देखो वो 2b वेक्टर है, दैट इज डायरेक्शन में तो चेंज आएगा नहीं, बस ये बड़ा हो जाएगा। दैट इज वेक्टर और 2b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 4 b वेक्टर का मॉड इंटू a वेक्टर का मॉड cos थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब तुमको पता है कि ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी आपस में इक्वल है। दिस 1 पकड़ लो, 2 पकड़ लो, क्या करना चाहिए तुमको? 1 हटेंगे,
फ्रॉम 1 and 2 आगे कर लोगे सब लोग, आगे करोगे तो तुमको दिखेगा cos थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को इक्वल कर दो, वहां से cos थीटा मिल जाएगा। मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, मुझे लगता है कि तुम लोग कर लोगे, नहीं होगा तो बोलो, मैं बस वो कैलकुलेशन लिख देता हूं, हो जाएगा सब लोगों से। रौनक रिप्लाई करो भाई, तू सो रहा है क्लास में, हो जाएगा ना? सही सर, हो समझ में जाएगा। आ रही है? आ रही है बात समझ में? आगे बढ़े हम लोग, थोड़ी सा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हाँ, की फीलिंग सर। आते हैं पहले, उसके बाद नहीं नहीं अभी नहीं घुस रहा हूँ उसमें, आएंगे तो अपने 2 घंटे का क्लास लेगा पूरा। क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डॉट प्रोडक्ट 2 घंटे का क्लास लेगा, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर 4 प्रोडक्ट, क्या क्या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब मतलब कैसे होता है वेक्टर यार, मुझे समझ में नहीं आता, टॉपिक अटक जाता है यार, टीचर का ना गला हमेशा मतलब फांसी के फंदे में घुसा। सही में अगर रेस्ट्रिक्शन ना हो ना तो कभी तुम लोग का सिलेबस खत्म ही ना, आराम से पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन के जगह 4 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, आ जाओ यहाँ पे लिखना, नेक्स्ट में आ जाना, नोट। नेक्स्ट नोट क्या है, प्रीवियस वाला कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? 5 तक पहुंचे थे, नोट्स 6 को स्किप करके उसको रिप्लेस करें। लिखना इफ एंगल R1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है? R2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। दिख रहा है सब लोगों को? अभी क्लास मत छोड़ना तुम लोग, ठीक है ना? एंड R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर के बीच का एंगल इज इक्वल टू थीटा, then cos theta is equal to x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2 divided by a square root of x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर रूट ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। तुम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हो, वहां से ये फॉर्मूला निकाले होगे फिजिक्स, फीलिंग्स नहीं आती डॉट प्रोडक्ट कि सच में ऐसा कुछ होता है। हम डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन एज्यूम कर लेते हैं कि वैसा होता है, उसके बेसिस पे हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है? चलो इस वाले को प्रूफ करते हैं कि ये जो लिखा हुआ ये सच में सही। और साथ में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, भरसा बात समझ में आ रही है? मैंने अभी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी टर्म यूज नहीं किया है, मैं बेसिक जो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है उसी के दम पे हम ये सारी चीजें प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद तुम लोगों के दिल में आया हो कभी कि वो परपेंडिकुलर वेक्टर वैसे क्यों लिखते हैं, आई जे के x1 y1 z1 x2 डिटर्मिनेंट, कभी खोजने की कोशिश नहीं की, मत खोजना, तबीयत खराब हो जाती। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, यस या नो? कंफर्म करो मुझे। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको प्रूफ करेंगे? यहाँ पे देखना, स्पेस में 2 वेक्टर है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, क्लियर है ना? यहाँ पे आते हैं, दिस वन इज सपोज R1 वेक्टर, दिस वन इज सपोज R2 वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा, वो दिया हुआ, तो ये वाला वेक्टर बता सकते हो मुझे? दिस वेक्टर इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब तुम देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों? इस वाले का लेंथ क्या है? R1 का मॉड। इस वाले का लेंथ क्या है? R1 माइनस R2 का मॉडुलस। इस वाले का लेंथ क्या है? R1 का मॉडुलस, और दिस एंगल इज थीटा। बताओ क्या लगाओगे तुम? तो साइन लगाओ, काम खत्म हो गया। cos थीटा अगर हम लोग यहां से करें तो cos थीटा क्या हो जाएगा? R1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस R2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 के मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स R1 का मॉडुलस इंटू R2 का मॉडुलस। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अगर तुम यहाँ पे देखो R1 माइनस R2, ये वेक्टर अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये क्या मिलने वाला है? x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। एग्री करते हो इस बात से? ये k कैप है। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज कंफर्म हाँ, करो, सर। यस या नो?
अब यहाँ पे देख, अगर हम R1 के मॉडुलस का स्क्वायर बोलते हैं मतलब x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, R2 के मॉडुलस का स्क्वायर बोलते हैं मतलब x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस इसके मॉडुलस का स्क्वायर बोलेंगे मतलब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं ना? क्या लगता है न्यूमरेटर को देख के ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर को खा जाएगा वो और इसका माइनस 2x1 x2 प्लस बन जाएगा, बनेगा? क्या हुआ हाथ में, क्या एनर्जी आ गया, तो उछल कूद मचा रहा है, एलर्जी हो गया किस चीज से, आवाज से, तो खुजली लग रही है ना हाथ में, किसी को एक थप्पड़ मार दो। यहाँ पे जो cos थीटा होने वाला है ये क्या होने वाला है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 प्लस 2z1 z2 आएगा और नीचे ये रहेगा 2 का नीचे कैंसिल हो जाएगा, कर लोगे कैलकुलेशन। ये आने वाला है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? दो वेक्टर अगर उस तरह से x1 y1 x कैप j कैप k कैप के फॉर्म में लिखा रहे और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस या नो? नहीं, अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट में नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में बात करेंगे, ठीक है। यहां से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको दिख सकता है, वो क्या दिखेगा कि सिंस cos थीटा का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1 दैट इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 मॉडुलस is less than equal to a square root of x1 square plus y1 square plus z1 square into x2 square plus y2 square plus z2 square। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, that implies x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इनटू x का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ऐसे, ये सिर्फ 3 के लिए वेक्टर में प्रूफ कर सकते हैं, ज्यादा के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ज्यादा। ये ऐसे बस मैंने मजाक में बता दिया, यहाँ दिख गया तो चलो खींचते चलते हैं। आगे बढ़े हम लोग। थीटा अगर 90 डिग्री होगा मतलब न्यूमरेटर 0 हो जाना चाहिए, मतलब दो वेक्टर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ये सब कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी यहां से हम बता सकते हैं कि अगर दो वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो कैसे हम चेक करेंगे। x1 x2 मतलब आई कैप का दोनों का जो कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट प्लस जे कैप का दोनों का जो कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट प्लस के कैप का दोनों का जो कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपस में ऐड होकर क्या प्रोड्यूस कर दे, 0 प्रोड्यूस कर दे। इसका मतलब है दोनों के दोनों वेक्टर क्या होने वाले, पर 90 डिग्री पे होने वाले, परपेंडिकुलर होने वाले, ठीक है ना। मैंने पीछे ये लिखा था, कर लोगे उसको, थीटा 90 डिग्री। सच में आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, ऐसे आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मैं तुम्हारे सामने एक सिचुएशन दे दूं, बोलूं कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, एक है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और दूसरा वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मैं बोलूं कि इन दोनों पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर ले, और मैंने तुमको ना तो क्रॉस प्रोडक्ट बताया ना तो डॉट प्रोडक्ट बताया, जितना अभी तक हमने वेक्टर पढ़ा है। अगर उतने वेक्टर के कॉन्सेप्ट से मैं बोल रहा हूं कि दो नॉन कोलिनियर वेक्टर दिया हो, उस पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकाल के दिखाओ, मतलब दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, कैसे हम उस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। अगर तुमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होता तो अभी मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं ये पूछ देता तुमसे, फट से बोलते आई जे के वाला डिटर्मिनेंट बना दो सर। बात समझ में आ रही ना? इंटरेस्टेड हो उसमें देखने के लिए कि वो डिटर्मिनेंट जो तुम लोग रटते आ रहे हो वो कहां से आया है, दिखा दूं मैं, ठीक है। ये सच में इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है कि वो डिटर्मिनेंट जो हम अभी तक रटते आ रहे हैं
वही परपेंडिकुलर देगा, वो एक्चुअल में आया कहां से। एक क्वेश्चन के साथ चलता हूं, क्वेश्चन के साथ चलूं? नहीं क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट में ही इसको रखता हूं। वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर R1 is equal to x1 I cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap, ठीक है। कोई हो बच्चों? यस या नो? हाँ हो, हाँ ठीक। हाँ सर। z1 k cap and R2 is equal to x2 I cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट डाल ही देता हूँ, चला हूं इधर बाहर के तो इधर ही चल कॉन्सेप्ट, ठीक है क्लियर। अब एक चीज देखो, हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो R1 हमको दिया हुआ है कि भाई ये x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। R2 हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। सपोज एक वेक्टर R है, R इज परपेंडिकुलर टू R1 है एंड R इज परपेंडिकुलर टू R2 है। R वेक्टर जो एक्चुअल में है x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये वेक्टर है। बात समझ में आ रही है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन डेवलप किया था, नहीं विदाउट यूजिंग डॉट प्रोडक्ट हमने डेवलप किया था ना। अब देखना, सिंस R इज परपेंडिकुलर टू R1, तो वहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 इज इक्वल टू 0। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये भी दिया हुआ है R इज परपेंडिकुलर, R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R2, इसका मतलब x x2 प्लस y y2 प्लस z z2 इज इक्वल टू 0। ये दिख रहा है। क्या हम यहाँ से x y z को एलिमिनेट कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक याद है, 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से डील करते हैं, याद है तुम लोगों को? याद है ना। यहाँ पे तुम देखो तो तुम लिख सकते हो इसको, यहाँ पे x बीच में मैं माइनस साइन दूंगा और यहाँ पे मैं z, ये मेरा अपना है, ठीक है। यहाँ पे एक 2/2 डिटर्मिनेंट बनेगा। बताओ वो 2/2 डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? इसको ढक लो। यहाँ पे क्या बनने वाला है? y1/2 z1 z2 दिख रहा है तुम लोग को। यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनने वाला है, y को ढको, और ये बन जाएगा z1 z2। और यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बनने वाला है, ये क्या होने वाला है? x1 x2 y1 y2। बात समझ में आ रही? ये रेशियो कुछ यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं that yes is y1 y2 नहीं। Similarly, minus lambda times x1 z1 x2 z2, yes या no, equal to lambda। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हमने क्या बोला है कि R वेक्टर जो है वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, दैट इज सही पूछो तो R वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, दैट इज ये आई कैप माइनस डिटर्मिनेंट ये वाला रखूंगा x1 z1 x2 z2। समझ में आ रही है बात तुम लोगों को? j कैप प्लस ये डिटर्मिनेंट रखूंगा x1 y1 x2 y2। ठीक, आई जे के क्या तुम किया गया अगर उस डिटर्मिनेंट को हम करेंगे तो लैम्डा को बाहर छोड़ देता हूं मैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में क्या डालोगे तुम? आई कैप जे कैप के कैप। अगर आई कैप को ढके तो यहां से एक डिटर्मिनेंट जाना चाहिए y1 z1 y2 z2। यस या नो? नहीं
जी कैप को ढकें तो यहाँ से डिटरमिनेंट आ गई, तो यहाँ से डिटरमिनेंट जाना चाहिए, आ गया। दिस आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R1 R2 R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। ये लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं, ये लैम्डा जो है, ये लैम्डा बिलोंग्स टू R माइनस 0, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर तुम क्या, बात समझ में आ रही है? यस या नो? ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नोट कर लेना, if R1 vector is equal to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, ठीक है, क्लियर है, एंड R2 vector x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap are two non-collinear vector. When enter, then a vector perpendicular to R2 is lambda times I cap j cap k cap x1 y1 z1 x2 y2 z2, where lambda is real number। दिख रहा है तुम लोगों को? कैसे आनो? ये आगे बात समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? नहीं ना? आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से? आगे नहीं बढ़ना, खत्म करेंगे। समझ में आ गया? ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में स्थित जो डिटरमिनेंट सेक्रेट बात जो क्रॉस में छिपी हुई थी, मैंने आज मैंने उसको डिस्क्लोज कर दिया। एक दिन मैं बैठा हुआ तो मैं सोच रहा था कि ये क्या है, कैसे किसी ने सोचा होगा इसको, तो मैं सोचते सोचते पहले मैंने वो कॉस थीटा, वो x1 x2 जो डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा निकालता है, उसको मैंने कोसाइन रूल लगा के निकाला, फिर वहां से मैंने 90 डिग्री लगा, फिर तो कॉमन से ये वाला देखिए तो एक्चुअल में 2 डायमेंशन नंबर के साथ हमको रिलेट कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्लेन की चीज होती है, वेक्टर 3D को स्टडी करने के लिए बनाया गया, ठीक है ना, इसलिए वेक्टर में हम e पे पावर i थीटा टाइप कुछ नहीं लगा। अगर कल 3 डायमेंशनल नंबर सिस्टम डेवलप हो जाता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बोलता हूँ 2 डायमेंशनल नंबर सिस्टम, प्लेन को कवर करता है, तो मैं उसको 2 डायमेंशनल नंबर सिस्टम बोलता हूँ। कल अगर 3 डायमेंशनल नंबर सिस्टम बन जाता है तो फिर वहां पे वेक्टर पूरी तरीके से दोनों रिलेट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ क्या? मैं नहीं जानता। हाँ नहीं, तो उतना मुझे आइडिया नहीं, मैं उन सारी चीजों पे कभी कोई देखा नहीं हूँ। ठीक, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, खुशखबरी दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, बारिश हो रही है, सुबह भी आया मैं भीग गया तो